अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमजानी और कुछ ही देर बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुबैना धांधली की तहक़ीक़ात के लिए जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया उसकी आज पहली समाअत हुई। इसमें मुख्तलिफ जमातों के वकला भी पेश हुए। इमरान खान साहब भी हमें वहाँ पर दिखाई दिए। इमरान खान साहब मुसम्मम इरादा रखते हैं कि हम जो सिस्टमेटिक धांधली हुई थी उसको साबित करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम तर सबूत जुडिशल कमीशन को पेश करेंगे। इसके अलावा हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे फौजी अदालतों के हवाले से भी जो उन्होंने फांसियाँ दी 6 मुख्तलिफ अफराद को, वो अमल रोक दिया गया है क्योंकि 21वीं आईनी तरमीम और फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से मामला फुल कोर्ट के रूबरू अभी पेंडिंग है, उसको कोई फैसला सामने नहीं आया। आर्मी चीफ का क्वेटा का दौरा, जहां उन्होंने गैर मुल्की ताकतों को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि वो बलूचिस्तान में डिस्टेबिलिटी को कंट्रोल करें, वरना तमाम तर ऐसे अनासर की पुष्टपनाही की जाए, ऐसे अनासर को कला कमा उनका किया जाएगा। इसके अलावा चीन के सदर हैं जो जिनपिंग, वो 20 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जुडिशल कमीशन की जो आज पहली समाअत हुई, इसमें कमीशन ने चेयरमैन नादरा से 37 हल्कों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी तलब की गई है और ये भी मालूम हुआ कि आज इस कमीशन के रूबरू 21 सियासी जमातों की दरख्वास्तें वसूल हुई। आज की जो अहम समाअत थी, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान से। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, ये बताएं कि मजमूई तौर पर कितनी दरख्वास्तें वसूल हुई और आज कितनी पार्टीज ऐसी थीं जिनके वकला पेश हुए? जी जामी साहब, इसमें आज ये जो जुडिशल कमीशन है जो कि पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का मुनफरिद जुडिशल कमीशन है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतखाबी धांधलियों के ऊपर कोई इस तरह का आला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जा सके। इसमें एक आइन का आर्टिकल 225 भी है जो कि ये कहता है कि जितने भी इंतखाबी मामलात हैं वो सिर्फ मुताल्लिका इलेक्शन ट्रिब्यूनल या मुताल्लिका अदालतें ही सुन सकती हैं, वो किसी और फोरम पर नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि आइन में और कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी इस किस्म के जुडिशल कमीशन की, इसीलिए जब पीटीआई और हुकूमत में मुफाहमत हुई तो उसके नतीजे में सदर ममलिकत ने बाकायदा एक नया कानून, नए ऑर्डिनेंस के जरिए जारी किया, फिर यह कमीशन तश्कील पाया। तो ये अपनी नौयत का एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म का जो है कमीशन है, जिसका कि आज कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस नासिर मुल्क ने इसका इजहार भी किया। तो आज इब्तदाई समाअत थी, इसमें तकरीबन जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम की रिप्रेजेंटेशन आज अदालत में मौजूद थी। कमरा अदालत नंबर 1 में जितने भी इमरान खान खुद जो कि मेन कंप्लेनेंट हैं इस केस में, इमरान खान खुद, जहांगीर तरीन और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सफ़े अव्वल में बैठे हुए थे चीफ जस्टिस के बिल्कुल सामने। और इसी तरीके से बाकी जो दीगर जमातें थी जिनमें पीपल्स पार्टी है, काफ लीग है और नून लीग है, इन तमाम के जो नुमाइंदा जिनको हम कहेंगे कि नुमाइंदा रहनुमा थे, वो अदालत में मौजूद थे। अच्छा, और इसमें हुआ ये कामरान, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि लतीफ खोसा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए पेश हुए थे कमीशन के रूबरू। उनसे जो सवाल हुआ था वो बड़ा अहम सवाल है। उनसे ये पूछा गया कि क्या कुछ मखसूस हल्कों में धांधली हुई या फिर पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म धांधली हुई, तो ये जवाब क्या मिला उनको, कमीशन को? जी देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ अपनाया है। उनका ये कहना था कि इन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई थी, अपने जो इनके ऐसे हलके थे जहां पर पीपल्स पार्टी को शुबा था कि धांधली हुई है, वहां के लिए इन्होंने एक बाकायदा वाइट पेपर शाया किया। मैं उसमें मिसाल दे सकता हूं कि जैसे एतजाज़ एहसन साहब की अहलिया थी बुशरा एतजाज़, उनके हलके में ये कहा जा रहा था कि धांधली हुई है, तो उस हवाले से एक वाइट पेपर भी तश्कील दिया गया था, शाया हुआ था। इन तमाम हलकों को जो है पीपल्स पार्टी ने जहां जहां उन्होंने ऑडिट किया, उन तमाम को आज अपने सबूत के तौर पर इस कमीशन में शामिल, इस कमीशन के रूबरू रख दिया है। अब होगा ये जिक्र है, तो उन्होंने क्यों वक्त मांगा मजीद? कहा जा रहा है 10 दिन का वक्त मांगा, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया। पीटीआई के पास तो गालिबन सबूत पहले से थे, इमरान खान साहब तो कहा करते थे धरने के दौरान भी। जी, कमीशन ने पहले तो इब्तदाई मारूजात जो थी वो तलब कर रखी थी, जो कि दे भी दी थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी हुआ है। कमीशन ने खुद पूछा था अब्दुल हफीज पीरजादा से कि वो कितने वक्त मजीद उन्हें दरकार होगा कि तमाम जो सबूत उनके पास हैं वो कमीशन के सामने रख दें। तो इस पर अब्दुल हफीज पीरजादा ने कहा कि पीटीआई ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जिसकी के पीटीआई के रहनुमा इसहाक खाकवानी जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठे कर
लिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको 10 दिन का वक्त मजीद लगेगा ये तमाम सबूत कमीशन के सामने पेश करने में, जिस पर अदालत ने उनको 10 दिन का तो नहीं लेकिन 1 हफ्ते का वक्त दिया। और यही वक्त जो है बाकी दीगर जो सियासी जमातें थी उनको भी दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी सबूत हैं पार्टियां वो कमीशन के रूबरू सामने रख दें। नंबर एक डायरेक्शन ये हुई और दूसरी डायरेक्शन मेरे साथ ही रहिएगा। शामी साहब ने भी स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब, आज इमरान खान साहब भी पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट में हमने उन्हें देखा और उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू भी की, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जज साहबा ने यह कह रखा है कि जुडिशल कमीशन के सामने जो भी हजरात पेश हों, जो भी सियासी जमातें हैं, वो इहाते के अंदर गुफ्तगू नहीं करेंगे। फिर वो बाहर जाना पड़ा उन्हें और बाहर जाकर उन्होंने गुफ्तगू की। तो कामरान आप भी और शामी साहब आप भी जरा देखिए इमरान खान साहब क्या कहते हैं। मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाई है चीफ जस्टिस के नीचे, ये संजीदा है, ये पाकिस्तान में तारीख बन रही है। कैंडिडेट्स को बाहर निकाल के रिजल्ट्स कंपाइल किए गए और हम ये साबित करेंगे कि कैंडिडेट्स को बाहर क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने एक तो आप पर्चियां डाल के भरते हैं ना, इन्होंने तो रिजल्ट्स चेंज किए हैं और ये एक साबित करेंगे कि सिस्टमैटिक तौर पे एक फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर ना आईनी तौर पे हुकूमत के पास मैंडेट होता है, ना इखलाकी तौर पे उनके पास मैंडेट होता है। और ये अब आपने देख लिया कि 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। 21 पार्टीज ने, ये तहरीक इंसाफ नहीं कह रही थी। तो ये पाकिस्तान के लिए तारीख बन रही है, हमारी जमहूरियत की तारीख बन रही है। इंशाअल्लाह जो भी इसमें से नतीजा निकलेगा हम कबूल करेंगे। कभी नहीं हुआ पहले, हमेशा इलेक्शन में शोर मचता था, जो हारता था कि धांधली हुई। इस बार ये नवाज शरीफ ने खुद हरीपुर में कह दिया कि धांधली हुई, यानी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है धांधली हुई, हारा भी कह रहा है धांधली हुई। और इसके ऊपर तफ्तीश नहीं होनी थी अगर हम यहाँ कंटेनर पे 126 दिन ना गुजारते, जदोजहद ना करते। शामी साहब, खान साहब कहते हैं एक तो नवाज शरीफ साहब ने खुद माना हरीपुर के जलसे में कि धांधली हुई। नवाज शरीफ साहब ने जो माना या नहीं माना, अब ये सवाल जो है खारिज अज़ बहस होना चाहिए। जब कमीशन बन गया है और कमीशन ने तो बड़ी रायत की है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते, कोई अहाते के बाहर जाकर शौक पूरा कर सकते। वैसे सुप्रीम कोर्ट ये भी कमीशन ये भी कह सकता था कि आप ना करें बात। देखिए, होना तो यही चाहिए कि जब कमीशन कायम हो गया है तो फिर उस पर तबसरा करने की बजाय, उसकी रोजाना की कार्रवाई को ज़ेरे बहस लाने की बजाय या अपनी उमंगों और आरजुओं का इजहार करने की बजाय अब मामला कमीशन पे छोड़ा जाए और उसके सामने जो बात करनी है उसके सामने की जाए ताकि मालूम हो सके। देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें कह सकती हैं कि धांधली हुई है, क्योंकि पिटीशन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ उम्मीदवार पिटीशंस करते हैं, उजरदारियां करते हैं और सिस्टम में ये बात मौजूद है। जैसे पुलिस होती है, थाना होता है, कचहरी होती है, तो इसका मतलब यह है कि इंसानी मुआशरे में जराइम होंगे। मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसानी मुआशरा मुजरमों का मुआशरा होगा, बल्कि यह है कि इसमें जुर्म करने वाले मौजूद होंगे, उनको पकड़ने का इंतजाम होना चाहिए। ठीक उसी तरह जो इलेक्शन है, ये बात तय है कि उसमें बेकायदगियां होंगी, उसमें धांधली करने वाले भी मौजूद होंगे, तो उनकी निशानदेही करने के लिए एक इंतजाम किया जाता है और वो ट्रिब्यूनल का निजाम है। अब ये जो कमीशन कायम हुआ है, इसको एक मुनज़्ज़म धांधली का सुराग लगाना है। ठीक, अब उसके सामने तमाम सियासी जमातों पर लाजिम है कि जो कुछ उनके पास है वहां पेश कर दें, मुनज़्ज़म धांधली को साबित करें कि ये बाकायदा किसी एक जमात को या दो जमातों को इलेक्शन जितवाने के लिए इंतजाम हुआ। ये तो इमरान खान साहब तो सारा जोर पंजाब पर है ना, तो इसमें तो पीपल्स पार्टी खुद सिंध में और एमक्यूएम जो है वो सिंध के अर्बन इलाकों में, एएनपी खैबर पख्तूनख्वा में, एएनपी तो वहां हारी है ना, जी जी, खुद ये अपना तो पीटीआई वहां जीती है। तो अब ये है कि ये मुख्तलिफ जमातें जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीती हैं, तो क्या जो जीतने वाले जो हैं वो अपनी जीती हुई सीटों पर भी धांधली का एतराफ कर रही हैं या हारी हुई सीटों पर। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो अहले सियासत है उनको ये आदत पड़ी है, ये उनके खमीर में शामिल है, उनकी गुट्टी उनको ये मिली हुई है कि आपने इंतखाबात के बारे में सवाल उठाने हैं
और अपनी हार को आसानी ठीक से है, मानना नहीं। ठीक है कामरान, आपसे हम बात करते हैं। शामी साहब भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। जुडिशल कमीशन की पहली समाअत के अलावा आज की दूसरी अहम खबर यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 6 मुजरमों की सजा पर अमल रोक दिया है, चूंकि जो फौजी अदालतों का क़याम है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के रूबरू चैलेंज किया गया था। अभी तक इसमें फैसला आना बाकी है। फुल कोर्ट के जी, ये मुकदमा वो है जो फुल कोर्ट ने सुनना है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऑलमोस्ट यूनानिमसली तरमीम की है और एक आर्जी तौर पर फौजी अदालतें कायम की हैं। अब इसे वकला हजरात ने चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट को उसकी समाअत करनी है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है, इसलिए आज उन्होंने फैसला किया कि जो सजाए मौत दी गई है फौजी अदालतों की तरफ से 6 अफराद को, उस पर अमल दरामद भी रोक दिया जाए। ठीक है। अब इसमें अहम बात यह है कि फौजी अदालतों को काम करने से रोका नहीं गया। हाँ, और आसमा जहांगीर साहबा ने भी खुद भी ये कहा उन्होंने। फौजी अदालतें काम करती रहेंगी। बिल्कुल ठीक। अब उनकी सजा जो है मौत की सजा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और अब देखिए जब फुल कोर्ट होगी, आज तो फुल कोर्ट का जो इजलास था, तो उसी वक्त जस्टिस एजाज चौधरी साहब जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के और साबिक जज है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जो अहलिया है उनको दिल का दौरा पड़ा और वो घर से अस्पताल जाते हुए रास्ते में इंतकाल कर गई थी। लेकिन जस्टिस एजाज चौधरी साहब को ये नहीं बताया गया, उनको बताया गया कि उनको दौरा पड़ा है, उनकी हालत नाजुक है। तो फिर कोर्ट जो थी वो मुलतवी हो गई, उसका इजलास। अब दोबारा समाअत होगी चंद रोज के बाद, तो फिर फैसला होगा। कामरान हमारे साथ लाइन पे अभी भी हैं, तो कामरान से पूछ रहे कोई अहम बात अगर इसमें जी। अस्सलाम वालेकुम कामरान, एक बार फिर से। कामरान कोई अहम नुक्ता है आपके सामने? कोई तफसील तो मैंने बयान कर दी है, कोई अहम? जी बिल्कुल, आपने एक तो वजाहत की कि ये फुल बेंच नहीं था, फुल कोर्ट था, जिसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट, यानी फुल कोर्ट वो होती है जिसमें तमाम जज साहिबान जो है शामिल होते हैं। और ये जिस नौयत का मुकदमा है समेत 21वीं तरमीम का जो मुकदमा है वो पूरी फुल कोर्ट ही को सुनना जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये तो बेसिकली ये मुकदमा 21वीं तरमीम का ही था, क्योंकि 21वीं तरमीम के जरिए ही फौजी अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, आइन में उनको शेड्यूल का हिस्सा बनाया गया था। और इस तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ फिर जब मुख्तलिफ बार एसोसिएशन जो हैं वो इसको इन्होंने चैलेंज किया 21वीं तरमीम को, तो फिर एक पहले से मुकदमा आपको याद होगा शामी साहब कि वो 18वीं तरमीम का मुकदमा जो था वो भी फुल कोर्ट ही सुन रही थी। तो इसीलिए फिर इनको उसके साथ क्लब कर दिया गया कि जी 18वीं तरमीम हो और 21वीं तरमीम इसको भी फुल कोर्ट ही सुनेगी। तो आज 17 जजों ने ही इस मुकदमे को सुना। और चूंकि जैसे कि आपने भी ये वजाहत बात कर दी कि जब कोई अपील या कोई मामला इब्तदाई समाअत के लिए, बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हो जाए, तो उससे मुतालिक जो दीगर मामलात होते हैं उनको रोक दिया जाता है, उनको स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, ताकि हतमी फैसला हो जाए तो उसके बाद फिर फाइनलिटी हासिल हो जाए, हतमी फैसले से पहले कोई अपनी जान से ना चला जाए। तो यही वजह थी कि आज जस्टिस नासिर मुल्क जो कि फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने इसको इन जो 6 मुजरिमान थे इनकी सजाओं को खत्म नहीं किया, रोका है। बहुत शुक्रिया कामरान, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। इन दो अहम मामलों पर आपने हमें अपडेट्स की। जामी साहब अब देखें बात, एजाज चौधरी साहब, जस्टिस एजाज चौधरी साहब मेरे इंतहाई करीबी दोस्तों में से, और मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, जनाजे पे आप गए? जनाजे पे था। अच्छा। लेकिन आप देखें कि उनकी जो मोहतरमा शबनम एजाज चौधरी साहबा, उनको बहुत शौक था अपना मकान बनाने का, जाती बहुत सलीकामंद खातून थी, बड़ी अपने घर के सारे मामलात उन्होंने संभाले हुए थे, और बड़ी एक जमाने में बड़ी जद्दोजहद की जिंदगी गुजारने के लिए। तो मकान बनाया और अभी उनकी रिटायरमेंट को चंद माह बाकी हैं जस्टिस साहब की, लेकिन चंद 2 हफ्ते पहले वो उसमें मुंतकिल हो गए लाहौर में। अच्छा। अब और एक एक चीज उन्होंने चुन चुन कर खरीदी बेगम साहबा ने, सलीके से, अपनी मर्जी से, जितनी ख्वाहिशात थी उनकी, घर को सजाया संवारा। और वो उम्रे पे गुज़श्ता रमजान में हम इकट्ठे थे,
वहां भी वो जानमाज खरीदती थी और इस तरह के कमरे में कौन सा किस तरह जानमाज होगा, कैसे पर्दे होंगे, क्या, तो एक खास लताफत थी उनमें और जौक था बड़ा खुद। तो मगर उस मकान में रहना नसीब नहीं हुआ, मकान बनाया और रवाना हो गई। मकान के मकीन जो है वो रुखसत हो गए। और जैसे जैसा इस्लामाबाद में होते हैं तो कहते सुबह 3 बजे 3:30 बजे जो भी पहले उठता है तहज्जुद के लिए वो फ़ोन करता है दूसरे को, अगर मैं पहले उठूं तो बेगम साहबा को फ़ोन कर देता हूं, तो बेगम साहबा का वरना फ़ोन आता है। तो आज भी वो तहज्जुद के लिए उठी और बड़ी खुशो खुरम थी। तबीयत उनकी ख़राब थी और डॉक्टर्स ने टाइम दे रखा था थैलियम टेस्ट का, यानी कल उनका टेस्ट होने वाला था और उनका मैं बड़ी ठीक महसूस कर रही हूँ, लेकिन चंद ही लम्हे के बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गई। रास्ते में मेरे ख्याल जब अब सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। और वैसे तो मुझे जो एक हिंदू शायर है जोश मलसियानी, उनका शेर बहुत याद आता है। वो कहते सैकड़ों अरमान होंगे मरने वाले के रफीक, सैकड़ों अरमान होंगे मरने वालों के रफीक, मरने वाले के रफीक, ठीक, कौन कहता है कि वो दुनिया से तनहा जाएगा। अरमान लिए चला गया। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए। अनफॉर्चुनेट जी, मेरा तो एक ज़ाती नुकसान है। बिल्कुल, आपके और जस्टिस साहब के गम में हम बराबर के शरीक हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और प्रोग्राम में फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्मी चीफ का कोयटा का जो दौरा था कल, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है मुल्क दुश्मन अनासिर को। देखें जो सदरन कमांड के कमांडर हैं वो एक बहुत ही ज़हीन और बहुत ही चौकस फौजी अफसर हैं। तो उन्होंने इस्तकबाल किया, ब्रीफिंग भी थी। जी हाँ, जी हाँ। और सीएम भी थे, गवर्नर भी थे, गवर्नर भी थे, सीएम भी थे। लेकिन आर्मी चीफ ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही कि हर कीमत पर रियासत की रेट जो है बहाल होगी। बिल्कुल, ये लोगों के कान तरसते थे ये बात सुनने के लिए किसी आर्मी चीफ की जुबान से, और बिलाखिर उन्होंने कहा। और ज़रबे अज़्ब जो है उन्होंने जिस तरह शुरू की, और अब ये खबर आई है कि ज़रबे अज़्ब का दायरा जो है बढ़ाया जा रहा है, ये बलूचिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। देखिए, जो शख्स बंदूक उठाता है और अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है उसको बंदूक ही से जवाब मिलना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज इस पे नहीं। बिलखुसूस उनका दौरा इसलिए भी अहम हो गया, तुर्बत का वाकया भी चंद रोज पहले पेश आया। अब देखिए, वहां ये जो बदबख्त अपने आप को बड़े दलेर समझते हैं और अपने पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो 69 लोगों को, सिविलियंस को मारते हैं। 20 मजदूरों को निशाना बनाया तुर्बत में और उनको मौत के घाट उतार दिया जो मजदूरी करने के लिए वहां गए। ठीक है। और ये बलूचिस्तान जो है इसके चप्पे चप्पे पर ये मासूम शहरियों का खून जो है इन बदबख्त अनासर ने बहाया है, और अब इस बात की जरूरत है कि उसी जवाब दिया जाए और एक एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। बिल्कुल, और यही पैगाम आज कल आर्मी चीफ ने भी और ये दानिश्वर भी हमारे कि गोया जो कुछ भी माजी में हुआ है उसमें कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं और हम हर वक्त हंगामा करते रहते। देखिए, पाकिस्तान में ठीक हमारी जो गुज़श्ता नस्लें हैं, यानी 60-65 साल में मुसलसल एक तसलसल के साथ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की हिफाजत की है। ये बात तो ठीक है, पूरी ये बात ठीक है। हमने तमाम तर नशीब फराज में, नशीब फराज के बावजूद चीन से अपने ताल्लुकात कायम किए। लियाकत अली खां के वक्त से यह काम शुरू हुआ और एक हर आने वाला दिन उसको मुस्तहकम करता चला गया और हमने कोई परवाह नहीं की। जिस वक्त हमारे अमेरिका से ताल्लुकात नुक्ता अरूज पे थे और अमेरिका जो है इजाजत नहीं देता था चीन का नाम लेने की भी, उस वक्त ये ताइवान जो था वो चीन को रिप्रेजेंट करता था और इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त थी। और पाकिस्तान जो था उसने उस वक्त तस्लीम किया इब्तदाई दिनों में चीन को, और फिर सोहरावर्दी के जमाने में और फिर अयूब खां के जमाने पे, फिर भुट्टो साहब के जमाने में, नवाज शरीफ साहब के, बेनजीर भुट्टो के, परवेज मुशर्रफ के, जनरल ज़ियाउल हक के, हर जमाने में पाक चीन दोस्ती की हिफाजत की गई। और आज भी ये जो पौधा है ना, अब इस पे फल लग चुका है
यानी इस दौरे से भी बहुत सी तवक्कुआत है, जैसे कि और आपने जिक्र भी शहबाज करा। शरीफ साहब से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले। वो कहते थे कि ये जो चीन की दोस्ती है इतनी बड़ी नेमत है पाकिस्तान के लिए इस वक्त कि बस आप जो चाहें उनसे हासिल कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी आपके मुताबिक। ठीक है, तो अब चीन के सदर जो आ रहे हैं, दीदा दिल फरशरा है, ठीक है, आंखें उनकी मुंतजर हैं। बिलाशुबा। और वो क्या है अदम के, और आज मुझे शेर याद आ रहे हैं, तो अदम के 2 शेर और को सुना दूं। सुनाइए। कि अब्दुल हमीद ये अदम। बेजान, हाँ अब्दुल हमीद अदम। ये बेजान चीजों की फीकी नुमाइश, बेजान चीजों की, ये गुंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो, वाह वाह। और जहां से गुजरना है उस महजबी को, अच्छा, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। वाह 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 वाह। वैसे आदम साहब ने तो किसी और के लिए कहा था, हम कह देते हाँ हैं जी। चीनी सदर के लिए आप अपनी अगर मोहब्बत चाहें में, अपनी तो किसी मोहब्बत। और के लिए भी कह सकते हैं। मैं ये मैंने बाद इसको में चीनी सदर के लिए कहा। प्रोग्राम जब खत्म होगा तो मैं दोबारा लिखूंगा। हाँ, लिख। हाँ, फिर भाई, दोबारा काम से- आएगा, आप काम देखो। आएगा सर, मगर इंशाल्लाह। बेवक्त ना काम आ जाए। नहीं सर, वक्त पर काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में काला सतह इजलास भी हुआ। 3 घंटे तक इजलास जारी रहा, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। और चूंकि वज़ीर आला तशरीफ लाए वापस, जो आला सतह वक्त गया था सऊदी अरब में, तो वो यमन की सूरत हाल पर गौर किया गया, लेकिन खबर बाहर नहीं आ सकी कि क्या गुफ्तगू नहीं, वहाँ खबर अब क्या बाहर आनी है। खबर तो जो बाहर आनी थी वो आ चुकी। चुकी। कि वो जो गैर जानबदार का लफ्ज था, उसने जो पेचीदगी पैदा की थी, तो बहरहाल उसकी वजाहत हो गई। उसकी वजाहत हो चुकी। और हमारे जब शहबाज शरीफ साहब वफद लेके पहुंचे वहां, उस पर बड़ा एतराज हुआ जी कि वो किस हैसियत से गए। नहीं वो तो देखिए बात क्या है, ये लोग कहते हैं जी खारजा पॉलिसी जो है वो कौन चला रहा है, और खारजा पॉलिसी जो मुशीर थे खारजा अमूर के, वो भी साथ थे। सरताज लेकिन अली इसमें आप एक बात देखें, अहम बात यह है कि जब जिसके यहाँ आप पैगाम लेके जाते हैं, पैगाम पर जो है वो अब उसकी उस वजह से उसका इंतखाब किया जाता है। उसकी पैगंबर की अपनी जात की वजह से नहीं, जहां पैगाम लेके जाना है अच्छा, उसके मुताबिक ठीक कि कौन बंदा मुनासिब रहेगा जिसके जरिए पैगाम भेजा जाए। अब क्योंकि सऊदी अरब जो है उसका एक अपना कल्चर है, उसका एक अपना निजाम है, अब वहां पैगाम ले जाने के लिए आपको इंतहाई आला सतह का इंतखाब करना चाहिए। और वो इंतहाई आला सतह क्या हो सकती, वो ये है जो वजीर आजम हो या उनका कोई करीब तरीन आदमी हो। बिल्कुल ठीक। तो अब सऊदी अरब में पैगाम ले जाने के लिए जब नजर इंतखाब पड़ी है तो शहबाज शरीफ साहब पर पड़ी। ठीक। तो आप उसको देखें, हम कहते हैं खारजा पॉलिसी, वजीर खारजा, ये सारी बातें दुरुस्त है, इनका भी एहतमाम होना चाहिए और एक बाकायदा इंस्टीट्यूशनल मामलात हमारे यहाँ होने चाहिए। लेकिन हमें यह भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है सऊदी अरब के बादशाह को या वजीर खारजा को या हुक्मरान खानदान को पैगाम देने के लिए पाकिस्तान का जो हुक्मरान खानदान है उसका एक अहम फर्ज जो है, इंतहाई अहम फर्ज, उसका इंतखाब किया गया। तो गोया अपनी बात बड़े आसान तरीके से, जोरदार तरीके से पहुंचा दी गई उनको जिनको पहुंचानी मकसूद थी। यह भी नजरअंदाज न किया जाए इस नुक्ते को। ठीक है, इसीलिए इस नुक्ते को डिस्कस कर लिया गया तफसील के साथ। मतलब एतराज लोग करते हैं, एतराज अपनी जगह। साहब, आज कराची में काफी सुकून था, लेकिन आज इंतहाई अफसोसनाक 2 वाकयात पेश आए। एक तो SHO प्रेडीज में वो शहीद हो गए सुबह सवेरे, और फिर शहीद मिलत रोड पर फायरिंग से एक अमरीकी खातून डॉक्टर थी जिन्ना मेडिकल डेंटल कॉलेज की, उनको भी निशाना बनाया गया। और आखिरी इतला तक वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में है। कुछ इतला तो ये है कि वो शायद जहाँ भक हो चुकी हैं, लेकिन तस्दीक नहीं हो पाई। देखिए, ये जो टारगेट किलर्स हैं इनमें से बहुत से पकड़े जा चुके और बहुत से ठिकाने लग चुके, बहुत सौ पे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन बहुत से अभी मौजूद हैं। तो ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये तो इनका मुसलसल पीछा करना पड़ेगा और सर हथेली पर रख के करना पड़ेगा। लेकिन ये जो SHO प्रेडी है सर, इस हवाले से तशवीशनाक बात यह है कि ये इसी थाने में पिछले 2 साल के दौरान 3 SHOs लगे, तीनों को टारगेट किया गया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और ये जो एजाज ख्वाजा साहब हैं, ये जो बल्दिया का सानिया था
उस सिलसिले में इन्होंने कुछ अहम मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए। 2 रोज़ कबल इन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी थी, उससे गैर कानूनी असलहा और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो खासे ये प्रोमिनेंट देखें ना, जो माफियाज हैं जब उन पर उनको तकलीफ पहुंचेगी और उन तक कानून पहुंचेगा तो उनका रद्द अमल भी होगा। ठीक है। अब देखना ये चाहिए कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो देखें कि इस इलाके में किस किस कुमाश के लोगों ने क्या क्या कुछ बना रखा है, किस तरह के अड्डे बना रखे। ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। ये लोग जो जान देते हैं ये हमारे शहीद हैं, बिल्कुल हमारे सर का ताज हैं। आप सरहदों पर जान दें या सरहदों के अंदर जान दें। ये जो SHO हैं एजाज ख्वाजा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, इनकी कुर्बानी कबूल करे, इनका एतराफ होना चाहिए। ठीक, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं है। जो कोताही रह गई उसका अदाला किया जाए और घेरा तंग करते चले जाए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अब यहाँ प्रोग्राम में हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यूजली मैं प्रोग्राम में जब वापसी करता हूं तो वेलकम बैक कहता हूं। इशफाक भुट्टा साहब हमारे एक बड़े पुराने दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप उर्दू में ही खुशामदीद कहें। तो लीजिए जनाब, आपकी फरमाइश पूरी कर 40 साल से तालिब इल्म में एक अरसे से तालिब इल्म में और अभी तक तालिब इल्म में मजीद डिग्रियों का हसूल जारी रखा डिग्री हासिल कर ली उन्होंने माशाल्लाह। कुछ दर्जन भर तो होंगी। अल्लामा एहसान ज़हीर ने भी बड़े एमए किए, एक एमए, दूसरा एमए, तीसरा एमए। उनके कार्ड पे, अल्लामा साहब कार्ड पे बेशुमार एमए लिखे। एक दिन रज़ा खान साहब को बहस बैठे हुए थे, तो कहा जी अल्लामा साहब जो है उन्होंने पता नहीं कोई एमए कर लिया, कोई पॉलिटिकल साइंस का। उन्होंने कहा इल्म दा हनेर पै गया सही। अच्छा सर, NA 246 के बारे में सवाल है। कल भी हमने जिक्र किया था। अब लोग पूछना ये चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब ये बैठेगा कौन, जमात इस्लामी या PTI? बज़ाहिर तो लग रहा है कि दोनों में से कोई तैयार नहीं है। देखिए फिलहाल तो कोई बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही मसला। देखिए मैं जमात इस्लामी का भी मुझे बड़ा ख्याल है और PTI जो है उससे भी बड़ा खौफ आता है। मुझे उसका बड़ा ख्याल है। देखिए ना, बात यह है कि 2013 का जो इलेक्शन था जमात इस्लामी ने उसका बाइकाट कर दिया था और PTI ने वो लड़ा था। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मेरे पास फैसला हो तो PTI जो है उसको फौकियत देनी चाहिए, क्योंकि ये 2013 के इलेक्शन का ज़िमनी इंतखाब है। ठीक, तो एक बात तो ये है। बाकी ये है कि उन्होंने नून लीग ने भी जमात इस्लामी की वहां हिमायत कर दी और PTI गालिबन पीपल्स पार्टी की तरफ, नून लीग ने, सराजुल हक जो है, सराजुल हक ने कहा जनाब कोई बात नहीं, इलेक्शन हो जाएगा तो क्या मसला है, एक सीट का इलेक्शन है। अब नून लीग का, अब देखिए अब मामला क्या है, हालांकि वहां पर उनके ज्यादा वोटर्स हैं नहीं। मामला यह है कि जमात इस्लामी में और इमरान खान साहब की PTI में यह अब दौड़ होगी कि कौन ज्यादा वोट लेके जाता है इन दोनों में से। अच्छा, अब नून लीग की यह ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट करे और इमरान खान के वोट कम हो जाए, जमात इस्लामी के ज्यादा हो जाए। अब PTI पीपल्स पार्टी की तरफ भी देख रही है। अच्छा, अब आप गौर कर लें, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो ये अपने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं उनमें भी जमात इस्लामी और PTI में सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई। तो वहां भी ये खबर आ रही है कि अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे अपनी सीटों पर। ठीक है, और नून लीग कोशिश कर रही है कि जमात इस्लामी से कुछ मामला हो जाए KPK में। हाँ, तो ये सियासत जो है उसकी अपनी दुनिया है। और अभी हमारे ये जो कैप्टन उमैर मियां कहते हैं कि इमरान खान साहब जो चाहे कर ले, चाहे सारा गांव भर जाए, जो पंजाबी का मुहावरा है ना, इन्होंने नंबरदार इन्होंने नहीं बनना। ठीक है। बाकी देखिए डॉक्टर हुसैन पराचा साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम पर चुना है सऊदी अरब जाने के लिए वो उसमें कामयाब हुए हैं। अच्छा, और वो उसके हिस्से इंतखाब की दाद दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौके की तईद कर दी। शामी साहब ने आज पेश किया। शामी साहब, ये जो एहसन तहसीन अरसलान तहसीन वाला मामला था उसमें कुछ लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने पैसे लेने इनकी फैमिली से। तो ये एक साहब हैं जावेद अफजल साहब, इनसे मैंने बात की, ये भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, ये भी अपनी कुछ गुजारिश पेश करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद अफजल साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कहिएगा, आपकी दुआ जहाँ फरमाएं, मुख्तसर मुद्दा बयान कीजिए। शामी साहब और जामी साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बात यह कि मैंने तहसीन साहब के साथ बिजनेस किया था और कुछ इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ यमन में। तो
जी यमन। आप भी यमन में थे? जी अब मैं भी यमन में था, मैं तकरीबन 5 दिन पहले आया हूँ। लास्ट जो हमारा शिप अच्छा, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डूब गई? नहीं, इस समय पे डूबी नहीं, लेकिन वो अभी राब्ता नहीं कर रहे। पहले तो राब्ते में थे, जब तक हम लोग यमन में थे हमारे साथ राब्ता था और ठीक ठाक बात कर रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे कि जी हम आपको इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह देंगे। तो अभी जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने उनसे कहा था कि जी मैं लाहौर आऊंगा, आपके साथ बैठ के डील करूंगा, जो फाइनल करनी है कि जी क्या मेरे आपके पास पैसे हैं जितने वो आप वापस कर दें, और दूसरे नंबर पे जो इस पे प्रॉफिट है वो वाला। लेकिन ये अभी काफी दिनों से फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। आपका पैगाम उन तक पहुंच गया। हम भी उनको कहते हैं भी आपसे मुलाकात करें और आपसे मामला करें। ऐसा ना हो कि यहाँ कोई और FIA को हरकत में लाना पड़े आपके खिलाफ। सफीर पाकिस्तान तो पहले आपके पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, यानी ये बरखुरदार को हम कह रहे हैं, ठीक है, तहसीन को। ठीक। अच्छा सर, ये कल रात गए पिंडी में एक वाकया पेश है जिसमें कहा यह जा रहा है कि एक अस्करी इदारे के एक साहब थे मुलव्विस, उन्होंने एक लड़की को, उसके बहनोई को वहां मारा पीटा, जदोकोब किया, गाड़ी की टक्कर हुई, गाड़ी टकरा गई। हाँ। असल में गाड़ियां जो टकराती हैं ना, तो हम पाकिस्तानियों का मजाज ऐसा है कि हम एक दूसरे से लड़ने बैठ जाते हैं। तो हो सकता है किसी हसास अदारे का नौजवान हो, उसे भी गुस्सा आ गया हो। ठीक है, अगर तक गुस्सा आना नहीं चाहिए। जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं उनको तो नहीं, उनको सिखाना चाहिए कि गुस्सा जो है अपने उस पर काबू करें। गुलाम कादिर साहब ने शिकारपुर से, साईं कहिएगा, जल्दी प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जी शामी साहब से यही मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के तीनों सूबों में, पाकिस्तान में तीनों सूबों में क्या टाइम स्केल मिल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स को, और जो सिंध वालों को नहीं मिल रहा सर। और ये 3000 रुपया हाउस रेंट है प्रोफेसर गजेटेड ऑफिसर 17-18 वालों का, उनको 3000 में गांव में भी रेंट पे जगह नहीं मिल सकती। काइंडली आपके टीवी शो के जरिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सिंध हुकूमत का मामला हुआ, सिंध हुकूमत का मामला, सिंध हुकूमत जनाब अपनी लोगों पर भी तवज्जो दे। और अभी आप देखें ब्रिगेडियर सौलत रजा साहब जो है, उन्होंने मैसेज किया है कि वो दिन कब आएगा जब सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली में कोई एक ओहदा जो है वो बलोचिस्तान के पास होगा। बहुत आला तजवीज मुझे उनकी लगी। ऐसा फुल्ला जमाली साहब थे, वजीर आला तो रहे सर, प्रोग्राम अब लेकिन यह है कि अब ये बात रुकनी नहीं चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि बारी बारी अगर बारियां मुकर्रर कर दी जाए ज्यादा बेहतर है, तब भी कोई मजाक नहीं। साइबर क्राइम बिल पर हमारी गुफ्तगू रह गई थी, वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।